दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वैकल्पिक विषय, किसके वैकल्पिक विषय? नेट जेआरएफ के। हम यूजीसी नेट जेआरएफ के वैकल्पिक विषय भूगोल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। यानी विगत वर्षों में भूगोल विषय में यूजीसी नेट में कैसे प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति क्या रही है, हम इनको समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। हमने भूगोल विषय के विगत वर्षों के यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक, यानी इकाई 1 से लेकर इकाई 9 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा हमने की है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं, मुख्यतः आज की जो वीडियो केंद्रित होगी वह इकाई 10 यानी यूनिट 10 के से संबंधित होगी। यानी भूगोल विषय के यूनिट 10 के विगत वर्षों में कैसे प्रश्नों को पूछा गया है, कौन कौन से प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, हम उन पर चर्चा करेंगे। मुख्यतः आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिट 10 यानी भारत के भूगोल से कैसे किस तरह के प्रश्नों को यूजीसी नेट में फ्रेम किया गया है और इसे फ्रेम करने के पीछे क्या कारण रहा है। ध्यान रखें, जब भी आप यूजीसी नेट की एग्जाम को दें, भूगोल विषय से जुड़ी हुई चर्चा कर लेते हैं हम, तो यह भी ध्यान रखें कि भूगोल का, चूंकि भारत का भूगोल है यूनिट 10 में, तो भारत के भूगोल से जुड़ा हुआ पिछले 1, 2, 3 वर्षों का करंट अफेयर क्या रहा है। यानी आपको समसामयिकी भी मालूम होनी चाहिए जो कि भूगोल से जुड़ी हुई है। यानी हम भारत के स्टेट में क्या चल रहा है, जिलों में क्या चल रहा है, इनसे संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ऐसे प्रश्न भी यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। तो इसलिए 1-2 वर्षों के ध्यान रखें, जो करंट अफेयर है भूगोल से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न भी फ्रेम किए गए हैं, तो हमें वो भी ध्यान से देखकर चलना है, पढ़कर चलना है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम यूनिट 10 के अंतर्गत यानी भारत के भूगोल से यूजीसी नेट ने कैसे प्रश्नों को फ्रेम किया है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि सिलेबस का यूनिट 10 है यानी इकाई 10 है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न के बारे में। प्रश्न पूछा गया है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के 5 व्यापक सामाजिक आर्थिक विषयों यानी थीम्स में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। यह भी ध्यान रखिए कि प्रश्नों में देखिए नहीं है, यानी नेगेटिव टाइप के प्रश्न भी पूछे गए हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसे प्रश्न ही फ्रेम किए जाएं जिसमें आपको सीधे स्टेटमेंट मिल जाए कि कौन सा एक है। तो ध्यान रखें, वो ये भी चाहते हैं कि आप प्रश्नों को जल्दबाजी में पढ़ते हुए मिस कर जाएं। आप यहाँ पर नहीं शब्द यदि मिस कर जाते हैं तो आप इस प्रश्न को गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपको प्रश्न भी ठीक से पढ़ना है। प्रश्न में क्या है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के 5 व्यापक सामाजिक आर्थिक विषयों यानी जो सोशल इकोनॉमिक थीम्स डिसाइड की गई हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत, ये इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी एक थीम शामिल नहीं है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, स्वास्थ्य एवं पोषण, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, आधारभूत अवसंरचना, आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रोत्साहन। अब यदि सवाल पूछा जाए कि आखिर आकांक्षी जिला कार्यक्रम है क्या, क्योंकि आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर ही प्रश्न फ्रेम किया गया है, तो ध्यान रखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हमारे जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें हम क्या करने के लिए और बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसी नीति के तहत से शुरू किया गया है जिसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है, यह कार्यक्रम वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। तो आप समझ सकते हैं प्रश्न कब फ्रेम किया गया है, मार्च 2023 में। तो ऐसे में आप देखिए कि यदि आकांक्षी जिला कार्यक्रम, हो सकता है इससे जुड़ी हुई कोई रिपोर्ट वर्ष 2022 में आई हुई या 23 में आई हो और इस रिपोर्ट में कुछ खास क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई हो, यानी ज्योग्राफी की चर्चा की जा रही है, तो ज्योग्राफी से जुड़े हुए आपको खास टर्म्स और कार्यक्रम योजनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए अब आप बताइए कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम भारत में कौन देखता है, यानी इसकी नोडल एजेंसी क्या है, कौन सी है जिसने इसे शुरू किया था। अब बात करते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में। तो ध्यान रखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जो सामाजिक आर्थिक विषय हैं उनके अंतर्गत 5 विषयों को शामिल किया गया है। देखिए यहीं पर हम देख लेते हैं 5 विषय कौन से हैं। पहला है शिक्षा, ठीक। दूसरा है, ध्यान रखें, कृषि एवं जल संसाधन।
ठीक है। तीसरा है स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं पोषण, ठीक। चौथा है हमारे पास वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, कौशल विकास, ठीक है। और पांचवी जो आर्थिक और सामाजिक थीम है वह है क्या, आधारभूत अवसंरचना, या आप इसे अवसंरचना के रूप में भी पाएंगे। यानी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है या जिले हैं, इनमें इन पांचों थीम्स के अंतर्गत कार्य करना है और इन पांचों थीम को ध्यान में रखते हुए उन जिलों में कार्यक्रम को क्या करना है, संचालित करना है, ताकि वे सभी जिले आगे बढ़कर का पार्टिसिपेट करें और इन सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर सकें, क्योंकि खास जिलों को इसके अंतर्गत चुना गया है और इन जिलों में इन सभी क्षेत्रों पर बेहतर तरीके से कार्य करने की कोशिश भारत सरकार के द्वारा की जा रही है, ठीक है। और ये राज्य विभिन्न राज्यों के जिले हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य एवं पोषण शामिल है, हमारे पास ए में लिखा है। वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास शामिल है। आधारभूत संरचना भी हमारे इसमें शामिल है, लेकिन आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रोत्साहन इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को, उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भाषा समूह और बोली क्षेत्र का जोड़ा सुमेलित है। ध्यान रखिए, अब क्या पूछा जा रहा है, जोड़ा सुमेलित है। एक तरफ आपको भारतीय भाषा समूह दिया हुआ है और आपको देखना है कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से यह संबंधित है। यह प्रश्न भी मार्च 2023 में पूछा गया है। देखिए, अब हम बात करें सुमेलित क्षेत्रों की, तो हम बात करते हैं उत्तर द्रविड़ भाषाई समूह के बारे में या बोली समूह के बारे में। तो यहां पर उत्तर द्रविड़ जो भाषाई समूह है उसके सामने लिखा हुआ है राज्य क्या, ओडिशा, बिल्कुल सही है, यानी यह सुमेलित है। अब बात करते हैं दार्डिक के बारे में। दार्डिक भाषा समूह की बात करें या बोली क्षेत्र की बात करें तो यह संबंधित है किससे, जम्मू और कश्मीर से। ध्यान रखें, जम्मू एवं कश्मीर, यानी इसका सुमेलन निकोबार द्वीप है, जो कि गलत है। मोर खमेर की बात करें, मोर खमेर भी एक क्या है, आप कह सकते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह है। और मोर खमेर की यदि बात करें कि यह भारत के किस क्षेत्र में है, तो यह भारत में जो मेघालय राज्य है उसकी खासी जयंतिया पहाड़ियों के आसपास बोली जाने वाली भाषा है, वहां के लोग इस बोली को बोलते है, ठीक है, यानी असम यहाँ पर गलत हो जाएगा। मुंडा की बात करें तो हम सभी जानते हैं भारत में एक महान व्यक्तित्व रहे हैं बिरसा मुंडा, बहुत फेमस है। मुंडा यदि भाषा समूह की बात की जाए तो ये झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों से संबंधित है, ना कि जम्मू और कश्मीर से, यानी यह सुमेलन भी गलत है। आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। पहला उत्तर द्रविड़ ओडिशा, यह ऑप्शन हमारा सही है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पंजाब में चावल उत्पादकता सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उपर्युक्त कथन द्वारा किसी प्रणाली के किस प्रकार के संबंध की व्याख्या की जा सकती है। हमारे पास ऑप्शन है श्रेणी संबंध, समानांतर संबंध, पृष्ठपोषण संबंध, जटिल सम्मिश्रण संबंध। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर किन्हीं भी क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो वहां पर इनके बीच में संबंध से क्या मतलब है। देखिए, जब हम श्रेणी संबंध की बात करते हैं, यानी आप ध्यान रखें कि कोई भी पिछली एक्टिविटी उसकी अगली एक्टिविटी को प्रभावित करेगी। श्रेणी है, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, श्रेणी यानी एक लाइन से जो सीधी रेखा खींची जाती है, उसी रेखा के अंतर्गत पड़ने वाले प्रभावों की, इनके संबंधों की चर्चा की गई है। समानांतर यानी एक कोई मेन लाइन चल रही है, उसके आसपास समानांतर कोई लाइन है, यानी इस क्रिया की वजह से यह प्रभावित हो तो क्या कहा जाता है कि ये समानांतर है, ठीक है। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है, पंजाब में चावल उत्पादकता सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अब आपको बताना है कि यह किसी प्रणाली की में किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है। देखिए, इसे आप ऐसे मानकर समझिए कि यदि चावल को हम सभी जानते हैं सिंचाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है, यानी धान में सिंचाई सबसे बेहतर चीज मानी जाती है, किसके लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। जब आप चावल की उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हैं, इसकी उत्पादकता के लिए सबसे
जो महत्वपूर्ण चीज है वह है सिंचाई। तो जब आप चावल में सिंचाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी उत्पादकता बढ़ेगी, यानी यह श्रेणी वाला संबंध है। एक क्रिया के बाद ही अगली क्रिया होगी, तो ये क्या होगा? श्रेणीगत संबंध। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए श्रेणी संबंध। पंजाब में चावल उत्पादकता सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है, ये श्रेणी संबंध है। आपके पास सिंचाई उपलब्ध है तो चावल की उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। यह प्रश्न भी मार्च 2023 की परीक्षा में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक बार फिर देखिए प्रश्न को कैसे फ्रेम किया गया है, सुमेलित नहीं है, यानी आपको बताना है किसमें से क्या सुमेलित नहीं है। क्योंकि आपके पास कूट नहीं दिए हुए हैं, यानी मानकर चलिए कि 3 सुमेलन सही क्या है? सही है, और 1 सुमेलन सही नहीं है। एक तरफ आपको दर्रा और गैप दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको जुड़े हुए शहर या नगर दिए हुए हैं। ठीक है, यदि हम बात करें शेनकोट्टाह गैप के बारे में, तो शेनकोट्टाह गैप संबंधित है किससे? तिरुनेलवेली से, जो कि तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। यानी यहां पर सही सुमेलन हमारा है ये वाला। ठीक, दूसरा है पालघाट गैप। पालघाट गैप की बात करें, पालघाट गैप को पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है, और पालघाट गैप जुड़ा हुआ है किससे? कोयम्बटूर से। यानी यह हमारा सुमेलन भी सही है, पालघाट गैप या पलक्कड़ गैप कोयम्बटूर से जुड़ा हुआ है। अब यदि बात करें तीसरे की, बुरहानपुर गैप। बुरहानपुर गैप ध्यान रखें, बुरहानपुर किस लिए फेमस है? यह मध्य प्रदेश का काफी फेमस स्थान है, एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि टेक्सटाइल की प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है। और बुरहानपुर में सबसे फेमस स्थान की यदि बात करें, बुरहानपुर गैप, ध्यान रखिए यहाँ पर दर्रा गैप के बारे में प्रश्न पूछा गया है। बुरहानपुर गैप इटारसी, यानी यह भी बिल्कुल सही जवाब है। सही सुमेलन नहीं है क्या? थालघाट गैप। क्यों? क्योंकि थालघाट गैप है वह महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में, ना कि अहमदाबाद में। तो यहां अहमदाबाद गलत है, महाराष्ट्र में है। और यह मुंबई कोलकाता जो मार्ग है उससे भी जुड़ता है। दरअसल ये मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला एक स्थान है, ये क्षेत्र है या एक गैप आप कह सकते हैं। थालघाट गैप कहां पर है? महाराष्ट्र में है, अहमदाबाद यहां पर गलत है। ठीक है, यानी इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। क्योंकि ऑप्शन डी क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना और उससे संबंधित नदी सुमेलित नहीं है? आप देखिए, आप भूगोल से जुड़े हुए आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये परियोजनाएं अपने आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित करती हैं। ये परियोजनाएं किसी नदी पर यदि डैम बनाया जाता है, सिंचाई की उपलब्धता के लिए बनाया जाता है, और इससे आसपास के क्षेत्र में कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है, जो कि भूगोल का प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आसपास के रीजन के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है, उससे ही उतना ही महत्वपूर्ण है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में जानना। देखिए, पहली परियोजना है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना ध्यान रखिए, यह उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक परियोजना है, ललितपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में। और माता टीला परियोजना बनास नदी पर नहीं है, यह है बेतवा नदी पर। तो यहां पर पहला सुमेलन है जो सही नहीं है, और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। बाणसागर डैम की बात करेंगे आप, यदि आप बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करते हैं तो यह सोन नदी पर बना है, मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है, एक और राज्य से जुड़ा हुआ है। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या। ठीक है, दूसरा है उकाई। उकाई परियोजना की यदि आप बात करें तो यह तापी नदी पर है, बिल्कुल सही है, और यह गुजरात से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें। और अगला है पापनाशम। पापनाशम यदि परियोजना की बात करें तो ताम्रपर्णी नदी से जुड़ा हुआ है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। और यह प्रश्न भी मार्च 2023 की परीक्षा में पूछा गया था। और यह इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ध्यान रखिए, माता टीला बनास नदी, यह सुमेलन सही नहीं है, क्योंकि यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में कुछ खास प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।